आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद के विषय में चर्चा करेंगे, जो हमारे देश की और हमारे लोकतंत्र की जो है वो आधारशिला है। हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जो भारत के प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार देता है कि वो स्वतंत्रता से अपने विचारों का जो है वो आदान प्रदान कर सकते हैं। यह अनुच्छेद हमको ये अधिकार देता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक सामाजिक और राजनीतिक वातावरण में स्वतंत्र रूप से जो है वो अपने विचारों को जो है वो व्यक्त कर सकता है। वो केवल सरकार के पक्ष में बस नहीं बोल सकता। यदि वह सरकार के विरोध में बोलना चाहे तो भी वह बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी डर के और बिना किसी झिझक के अपने विचारों को जो है वो एक दूसरे को जो है वो पहुंचा सकता है। और शासन के द्वारा जो भी गलतियां की जाती हैं, शासन के द्वारा की गई गलतियों का जो है वो विरोध कर सकता है। साथ ही साथ हमारे देश में सामाजिक और सार्वजनिक सहभागिता को बढ़ाने के लिए जिस अनुच्छेद की सबसे ज़्यादा जो है वो चर्चा की जाती है, जिस अनुच्छेद का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 जो हमारे फंडामेंटल राइट का जो है वो एक भाग है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार के आपके मौलिक अधिकार दिए हैं। जब आर्टिकल 19 बनाया गया था या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, उस समय उसमें 7 प्रकार के फंडामेंटल राइट हुआ करते थे। आर्टिकल 19(1)(f) में संपत्ति का अधिकार जो था वो एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 से संपत्ति का जो अधिकार है वो वहाँ से हटा दिया गया और वर्तमान में उसको आर्टिकल 300(a) में जो है वो स्थान दे दिया गया और आज वो आपका एक मौलिक अधिकार ना होकर एक संवैधानिक अधिकार है। अब आर्टिकल 19 के अंतर्गत हमारे कौन कौन से अधिकार किस तरीके से संरक्षित होते हैं, उसमें कौन सी पाबंदियां हैं या उन अधिकारों का उपयोग करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है, इस बात को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आता है आपका आर्टिकल 19(1)(a) जो हमको वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। यह अनुच्छेद कहता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक, याद रखिएगा मैं नागरिक शब्द यूज़ कर रहा हूँ कि आर्टिकल 19 केवल जो है वो भारतीय नागरिकों के लिए बनाया गया है, इसका संबंध जो है वो किसी भी विदेशियों से नहीं है। कि भारत का प्रत्येक नागरिक शब्द द्वारा, लेख के द्वारा, मुद्रा, चिन्ह, संकेत, किसी भी माध्यम से जो है वो अपने विचारों को जो है वो प्रकाशित कर सकता है, अपने विचारों को जो है वो दूसरों तक पहुँचा सकता है। और उसके पास यह अधिकार भी है कि वह संविधान के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए किसी भी माध्यम से अपने विचारों को जो है वो दूसरों तक पहुंचा सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(1)(a) केवल हमको बोलने का और अभिव्यक्त करने का बस अधिकार नहीं देता, हमें प्रेस की स्वतंत्रता भी देता है, समाचार पत्र छापने का अधिकार भी देता है, हमें बोलने का अधिकार भी देता है, बोलने के साथ साथ हमको चुप रहने का अधिकार भी देता है, हमको सूचना का अधिकार भी देता है। ये सभी अधिकार जो है वो आपके आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही जो है वो गवर्न किए जाते हैं। केवल आर्टिकल 19(a) ये अधिकार नहीं देता कि आप अपने विचारों को प्रकाशित करो। आर्टिकल 19 के अंतर्गत आप किसी दूसरे व्यक्ति के विचारों को भी प्रकाशित कर सकते हो। व्यावसायिक विज्ञापन को प्रकाशित करने का स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत है। किसी व्यक्ति की परमिशन के बिना उसकी आप जो रिकॉर्डिंग, फ़ोन टैपिंग होती है, उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर किसी भी तरीके का एकाधिकार नहीं होगा। साथ ही साथ सरकारी विधियों की जानकारी प्राप्त करना हमारा अधिकार है। किसी भी अखबार पर गवर्नमेंट के द्वारा पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। ये तमाम प्रकार के जो अधिकार हैं वो हमारे आर्टिकल 19 के अंतर्गत गवर्न होते हैं। आर्टिकल 19 हमको शांतिपूर्वक जो है वो अपने विचारों को व्यक्त करने का जो है वो अधिकार देता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 19(1)(b) जो हमको शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन करने का अधिकार देता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक बिना किसी हथियार के शांतिपूर्वक जो है वो संगठित होकर क्या कर सकता है, सम्मेलन कर सकता है। कहने का अर्थ यह है कि वह सार्वजनिक बैठक में भाग लेने का उसको अधिकार है, उसको प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन उसको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी वो किसी सार्वजनिक भूमि पर जाए तो उसको बिना हथियार जाना है, विदाउट वेपन ही उसको एंटर करना है। हिंसा, अव्यवस्था, गलत संगठन, है ना, ऐसा कोई काम करना जिससे कि जो सार्वजनिक शांति है, जो हमारे देश की जो पीस है, वो किसी तरीके से भंग हो, इस तरीके का आप काम नहीं कर सकते। बाकी भारत के प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्वक और बिना आयुध के सभा करने का जो है वो अधिकार आर्टिकल 19(1)(b) के अंतर्गत दिया गया है।
अगला अनुच्छेद है आर्टिकल 19(1)(c), जो हमको संघ और सहकारी सोसाइटी बनाने का अधिकार देता है। सहकारी सोसाइटी का जो प्रावधान है वो 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 से जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो ऐड किया गया है। अब इसका मतलब क्या है कि भारत का प्रत्येक नागरिक वो क्या कर सकता है, अपना राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है। राजनीतिक दल है ना, जो श्रमिकों के दल होते हैं, व्यापारिक दल होते हैं, है ना, साझेदारी फर्म होती है, क्लब होते हैं, संगठन होते हैं, व्यापारिक संगठन होते हैं, इस सभी कुछ बनाने का अधिकार है। और आर्टिकल 19(1)(c) के अंतर्गत केवल इनको बनाने बस का अधिकार नहीं है हमारे पास, बनाने के साथ साथ इसको रेगुलेट करने का अधिकार भी हमारा यहीं पर जो है वो संरक्षित होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कभी कोई संगठन बनाओ तो आपका उद्देश्य केवल लोकतंत्र की रक्षा करना होना चाहिए। ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे भारत की एकता, प्रभुता और अखंडता पर किसी भी तरीके से आंच आए। इसी क्रम में जो अगला आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल 19(1)(d), जो हमको अबाध संचरण का अधिकार देता है। मतलब भारत के प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में संचरण का अधिकार जो है वो दिया गया है। वह एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकता है, किसी भी राज्य में उसको जाने का अधिकार है। ये अनुच्छेद विशेष रूप से हमारी राष्ट्रीय सोच को बढ़ावा देता है और इस बात को परिभाषित करता है कि भारत में जितने भी राज्य हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो सभी एक ही मोतियों में जो है वो पिरोए हुए हैं और भारत का प्रत्येक नागरिक बिना किसी रोक टोक के है जो किसी भी स्थान पर जा सकता है। लेकिन यहाँ पर थोड़े से रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं जो आपको आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 5 में देखने के लिए मिल सकते हैं। जैसे कि आम लोगों के हित में या अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा के लिए, जिनकी विशेष संस्कृति है, भाषा है, रीति रिवाज है, यदि कोई व्यक्ति वहाँ पर जाने के लिए यदि जो है वो परमिशन मांगता है तो सरकार जो है वो उनको ऐसे स्थान पर जाने से रोक सकती है। अन्यथा आपको देश के किसी भी कोने में जो है वो जाने का अधिकार है। आप पूरे देश में आबद्ध रूप से बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी परमिशन के जो है वो संचरण कर सकते हैं। अगला अनुच्छेद है आपका आर्टिकल 19(1)(e), जो आपको भारत के किसी भी स्थान में निवास करने और बस जाने का अधिकार देता है। हमारे भारत में अमेरिका जैसा नहीं होता। अमेरिका में क्या होता है ना कि राज्य की अपनी अलग नागरिकता होती है और अमेरिका की अलग नागरिकता होती है। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएंगे तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा। हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज आप किसी राज्य में रह रहे हैं, आज आप MP में रह रहे हैं, कल आप UP में रहें, परसों आप बिहार में रहें, इसके लिए आपको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अस्थायी रूप से रहें, आप घर बनाकर रहें, आप स्थायी रूप से रहें, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्टिकल 19(1)(e) जो है ये राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करता है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य में आबद्ध रूप से जा सकता है, निवास कर सकता है, अस्थायी रूप से रह सकता है, स्थायी रूप से कितने समय भी रह सकता है। हो सकता है आप मध्य प्रदेश में रहते हो और बिहार में जाके शिफ्ट हो जाओ और वहीं रहो, आपको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी क्रम में अगला अनुच्छेद जो है वो है आपका आर्टिकल 19(1)(g), जो हमको व्यापार की स्वतंत्रता देता है, कारोबार करने की स्वतंत्रता देता है कि सभी नागरिकों को किसी भी व्यवसाय को करने, कोई किसी भी पेशे को करने, व्यापार को शुरू करने का अधिकार है। क्योंकि यह अनुच्छेद सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब तक हमको जीवन निर्वाह करने के लिए, जब तक हमारे पास कोई व्यापार या कारोबार नहीं होगा, तब तक हम अपना जो है वो दूसरे अधिकारों को जो है वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन है, जैसे कि आप किसी ऐसे व्यवसाय या पेशे में लगे हो जिसमें किसी विशेष योग्यता की ज़रूरत है, तो फिर उस कंडीशन में जब तक आपके पास वो योग्यता नहीं होगी तब तक आपको वो व्यापार करने नहीं दिया जाएगा। जैसे कि आप डॉक्टर हो या आप एडवोकेसी करते हो तो फिर आपके पास डॉक्टर की डिग्री, वैलिड डिग्री, और एडवोकेसी की वैलिड डिग्री जो है वो आपके पास होनी चाहिए, नहीं तो आपको वैसा व्यापार करने से जो है वो रोक दिया जाएगा। या यदि किसी व्यापार को करने से पहले यदि आपको बोला गया है कि ये व्यापार करने से पहले आपको लाइसेंस लेना ज़रूरी है, तो बिना लाइसेंस के आप व्यापार करोगे तो वो भी आर्टिकल 19(1)(g) का उल्लंघन होगा। साथ ही साथ ऐसा व्यापार करना जो महिला या बच्चों का दुरुपयोग करता हो, खतरनाक औषधि का विक्रय करना हो, विस्फोटक पदार्थ का विक्रय करना हो, या ऐसा कोई व्यापार करना जिससे हमारे देश को जो है वो नुकसान हो सकता है, या भारत की सरकार ऐसे व्यापार करने की मान्यता नहीं देती, या न्यायपालिका ने स्पष्ट रूप से मना किया है कि आप ऐसा व्यापार नहीं कर सकते, तो फिर आप वैसा व्यापार नहीं कर सकते। अन्यथा आपको सभी तरीके के व्यापार करने के जो है वो अधिकार दिए गए हैं। अब हम आते हैं इनके अपवादों पर कि क्या वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है हमारा ये एब्सोल्यूट है कि इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है।
तो देखिए क्या होता है कि कोई भी अधिकार जो है वो कभी एब्सोल्यूट नहीं होते, आत्यांतिक नहीं होते। उस पर कुछ सीमा में रिस्ट्रिक्शन लगाना, कुछ सीमा में उसमें रोक लगाना ज़रूरी होता है। यदि रोक नहीं लगाएंगे तो व्यक्ति उन अधिकारों का अबद्ध रूप से उपयोग करेगा, अधिकारों का अतिक्रमण करेगा अपनी सुरक्षा के लिए। तो आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत, ए के अंतर्गत आपको वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार तो है, लेकिन उसमें 8 प्रकार के रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। इसको समझिए। पहला है भारत की प्रभुता और अखंडता, कि भारत के प्रत्येक नागरिक को बोलने का अधिकार है, ठीक है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप भारत के खिलाफ कभी नहीं बोल सकते, ऐसे विचार व्यक्त नहीं कर सकते जिससे भारत की एकता, अखंडता जो है वो प्रभावित हो। भारत तेरे टुकड़े हों, ऐसे शब्दों का उच्चारण करना जो है वो आर्टिकल 19(1) ए के अंतर्गत आपको परमिट नहीं है। इसमें दूसरा जो रिस्ट्रिक्शन है वो है राज्य की सुरक्षा। हमेशा जब भी आप अपने विचार रखो तो राज्य और देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रखो, यानी ऐसे कोई भी विचार नहीं रखिए जिससे कि राज्य की सुरक्षा जो है वो किसी तरीके से प्रभावित हो। इसी क्रम में अगला एक्सेप्शन है आपका विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। जिन विदेशी राज्यों से हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध है, अब आप उन राज्यों के खिलाफ कुछ प्रकाशित करोगे, समाचार पत्र में कुछ बोलोगे या ऐसे कुछ विचार प्रकाशित करोगे जिससे कि हमारे उनसे संबंध खराब हो, तो फिर ऐसे विचार रखने से आपको रोक दिया जाएगा। अगला है लोक व्यवस्था। आपको हमेशा लोक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बोलना है। आप ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते जिससे कि हमारी लोक व्यवस्था जो है, पब्लिक पीस जो है, वो शांति व्यवस्था किसी तरीके से भंग हो। शिष्टाचार और सदाचार के हित में आपको हमेशा शिष्टाचार और सदाचार के हित में देना है। जब भी आप कभी भाषण देते हो तो आप जो रूलिंग पार्टी होती है वो अपनी बड़ाई करती है और अपोजिशन की क्या होती है, उस पर बुराई की जाती है। तो आपको शिष्टाचार और सदाचार का ध्यान में रखते हुए चीज़ करना है। ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना है जिससे जो है वो सुनने वाले जो है वो शर्मशार हो। इन शब्दों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आप न्यायालय की कंटेम्प्ट नहीं कर सकते, आप मानहानि नहीं कर सकते किसी की। आपके पास बोलने का अधिकार है का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के लिए कुछ भी बोलो। यदि कोई व्यक्ति जो है वो किसी स्थान पे ख्याति प्राप्त है, उसका अच्छी ख्याति है, अब आप ऐसे शब्द बोल रहे हो कि जिससे उसकी ख्याति जो है वो समाज में धूमिल हो, तो ऐसे विचार रखने से जो है वो आपको मना किया जा सकता है। ऐसे विचार नहीं रख सकते जिससे किसी की मानहानि हो। जितना महत्व हमारे जीवन में हमारी संपत्ति का है, उतना ही महत्व हमारे जीवन में हमारी ख्याति का भी है। ना आप किसी के खिलाफ कोई अपमान लेख लिख सकते हो, ना ही अपमान वचन कर सकते हो, ना ही बोल सकते हो, ना ही लिख सकते हो। अगला आता है आपराधिक उद्दीपन। आपराधिक उद्दीपन का मतलब होता है कि आपके पास बोलने का अधिकार है, लेकिन ऐसे विचार मत रखिए जिससे कि क्या हो, दो समाज आपस में जो है वो लड़ जाए, दो समाज एक दूसरे के जो है वो खिलाफ हो जाए, या देश में अराजकता की भावना फैले। इस तरीके से आपको बोलने का अधिकार जो है वो बिल्कुल नहीं है। तो इन 8 रिस्ट्रिक्शन को ध्यान में रखते हुए यदि आप अपने आर्टिकल 19 का उपयोग करते हो तो आपका स्वागत है। बिना किसी रोक टोक के आप आर्टिकल 19 का जो है वो आबद्ध तरीके से जो है वो उपयोग कर सकते हो। अब इसी क्रम में हम आगे कुछ केस लॉस को देखने का प्रयास करेंगे कि कुछ विशेष केस लॉस दिए हैं जो हमारे आर्टिकल 19 से गवर्न होते हैं। और जो भी लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या लॉ के स्टूडेंट हैं, लॉयर्स हैं, ठीक है, प्रैक्टिशनर हैं, उनके लिए ये केस लॉस को जानना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। इस क्रम में सबसे पहला केस लॉ है आपका उन्नी कृष्णन बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इस केस में ये कहा गया था कि शिक्षा को व्यापार की वस्तु नहीं बनाया जा सकता। अगला जजमेंट है आपका रोमेश थापर बनाम स्टेट ऑफ मद्रास AIR 1952। इस केस में कहा गया था कि नागरिकों को जानने का अधिकार शामिल है, मतलब जो राइट टू नो है वो भी आपका आर्टिकल 19 के अंतर्गत एक फंडामेंटल राइट है। नवीन जिंदल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2004। इसमें कहा गया था कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग है। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने दुकान में, घर में, गैराज में, है ना, खेत में राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहता है तो ये साबित कर रहा है कि उसका देश के प्रति प्रेम है ना। राष्ट्रीय ध्वज फहराना हमारा मौलिक अधिकार है। नवीन जिंदल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। अगला केस है विजय इमैनुअल बनाम स्टेट ऑफ केरला AIR 1986। इस केस में इस जजमेंट को विशेष रूप से नेशनल एंथम जजमेंट के नाम से जाना जाता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जिस तरीके से आपको बोलने का अधिकार है उसी तरीके से आपको चुप रहने का अधिकार है।
यदि राष्ट्रगान आपको सुनाई देता है तो आप गाना ना गाना आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, लेकिन सावधान की स्थिति में खड़े रहना राष्ट्रगान के सम्मान में ये आपका कर्तव्य है और आप इसको जो है वो उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। शोधन सिंह बनाम न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 1989, इस जजमेंट को हॉवर्कर राइट के नाम से जाना जाता है। विशेष रूप से फुटपाथ पर व्यापार करना हमारा मौलिक अधिकार है। SR बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994, संघ बनाने के अधिकार में राजनीतिक दल बनाने का अधिकार भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में डिसाइड किया था। बेनेन कोलमैन एंड कंपनी वर्सेस भारत संघ 1972, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि समाचार पत्र के प्रसारण पर प्रतिबंधों को असंवैधानिक घोषित किया कि समाचार पत्र को जो प्रकाशित किया जाता है उस पर बिना किसी रोक टोक के या बिना किसी वैलिड ग्राउंड के जो है वो किसी तरीके का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस को विशेष रूप से राइट टू प्राइवेसी के नाम से जाना जाता है कि किसी भी व्यक्ति की परमिशन के बिना उसकी बातों को टेप करना या उसकी बातों को रिकॉर्ड करना वो आर्टिकल 19 का जो है वो उल्लंघन है। प्रभु दत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1982, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सूचना और समाचारों को मतलब प्रेस की स्वतंत्रता में सूचना और समाचारों को जानने का अधिकार भी शामिल है। प्रेस की स्वतंत्रता में सूचना और समाचारों को जानने का अधिकार भी शामिल है। वीरेंद्र बनाम स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1957, इस केस में कहा गया प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई व्यक्ति अपने विचारों को प्रकाशित कर सकता है, उसको अपने विचारों को प्रकाशित करने का और दूसरों तक पहुंचाने का उसको आबद्ध रूप से अधिकार दिया गया है। स्टेट ऑफ गुजरात बनाम मिर्जापुर मोती कुरैशी 2005, इस केस में कहा गया था कि व्यापार पर समय के साथ साथ जो है वो उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जन कल्याण के लिए जो है वो गाय के वध पर रोक लगाई गई थी। यदि व्यापार आप ऐसा कर रहे हो जिससे आप गाय का वध कर रहे हो, जो हमारे दुधारू पशु हैं उनका वध कर रहे हो, तो ये इस तरीके का व्यापार नहीं कर सकते। उस पर कानून के द्वारा जो है वो निश्चित मात्रा पर रोक लगाई जा सकती है। श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005, ये जजमेंट विशेष रूप से IT एक्ट से संबंधित है। IT एक्ट के सेक्शन 66A को निरस्त कर दिया गया था, जो मनमानी पाबंदी से ऑनलाइन अभिव्यक्ति की रक्षा करती थी। इस केस को जो है वो असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। साकल पेपर लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1962, इस केस में कहा गया था कि प्रेस की स्वतंत्रता में समाचार पत्र छापने का अधिकार भी शामिल है। हमदर्द दवाखाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस जजमेंट को विशेष रूप से वाणिज्यिक विज्ञापन के नाम से जाना जाता है कि वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में वाणिज्यिक विज्ञापन का अधिकार जो है वो शामिल नहीं है। कौशल्या देवी बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये जजमेंट विशेष रूप से आर्टिकल 19D से संबंधित है कि एक वेश्या को निश्चित स्थान से भ्रमण करने से जो है वो रोका जा सकता है। यदि कोई वेश्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करती है तो उसको रोका जा सकता है। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई भौगोलिक प्रतिबंध नहीं है। इस स्वतंत्रता का उपयोग आप भारत के बाहर भी कर सकते हो। मतलब जरूरी नहीं कि आर्टिकल 19 का उपयोग केवल आप भारत में करोगे, भारत के बाहर भी आप आर्टिकल 19 का उपयोग जो है वो कर सकते हो। इस तरीके से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 है, जिसमें तमाम प्रकार के आपके फंडामेंटल राइट जो हैं वो आर्टिकल 19 के अंतर्गत गवर्न होते हैं। तो आर्टिकल 19 हमको आबद्ध रूप से सूचना का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, चुप रहने का अधिकार, तमाम अधिकारों को संरक्षित करता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। कोई गलती समझ में आती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।